हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक उष्मा हीट के सारे क्वेश्चन। हीट के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उष्मा हीट के बारे में। पहला है दोस्तों ताप तथा तापमापन, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दोस्तों, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए हमें दिए गए तापमान में 273 को जोड़ना होगा। क्या होगा, करना होगा? दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे तो सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सूत्र जो होता है ये होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आप सेल्सियस पैमाने में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में मान निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं -73 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने पर क्या होगा? तो दोस्तों, केल्विन पैमाने पर मान निकालने के लिए क्या जोड़ना है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो दोस्तों, -73 दिया गया है सेल्सियस में, प्लस इसमें 273 जोड़ देंगे तो दोस्तों ये माइनस ए प्लस है तो घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 200 केल्विन इसका निकल के आंसर आ जाएगा। कितना? 200 केल्विन। अतः सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने हेतु दिए गए तापमान में 273 को हम जोड़ेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 273 केल्विन का मान क्या है? दोस्तों, 273 केल्विन का मान जो है ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 केल्विन का मान। 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, जबकि केल्विन 273 केल्विन से शुरू होता है। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? 273 केल्विन के हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? दोस्तों, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 273 केल्विन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अर्थात सेल्सियस तापमान में 273 जोड़ देने पर केल्विन तापमान प्राप्त होता है। इस प्रकार से 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा? 273 केल्विन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों, फ़ारेनहाइट तापमान का मात्रक है, सेल्सियस भी है, केल्विन भी है। जो पास्कल है दोस्तों, ये तापमान का मात्रक नहीं है, ये दाब का मात्रक है। किसका? दाब का। ये आपको याद रखना है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस तथा केल्विन जो है ये सभी तापमान के मात्रक है। पास्कल जो है ये दाब का मात्रक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो दोस्तों, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है ये तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल तरल एवं ठोस अर्थात बर्फ की अवस्था में विद्यमान हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पानी का हिमांक बिंदु होता है जिस पर पानी बर्फ में बदलता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पानी का क्वथनांक बिंदु होता है जिस पर पानी भाप में बदलता है। तो हिमांक बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्फ का गलनांक बिंदु है। दोस्तों, बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। गलनांक की बात करें दोस्तों तो वह निश्चित ताप है जिस पर संपूर्ण ठोस उष्मा ग्रहण कर द्रव में बदल जाता है। यही क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। देखते हैं दोस्तों, अब हम उष्मा चालन एवं विकिरण से पूछे गए सारे क्वेश्चन, थर्मल कंडक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा इसलिए होती है क्योंकि
बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्यों होती है? बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान जो है ये बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण जो है उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अब दोस्तों संवहन कन्वेक्शन से पूछे गए सारे क्वेश्चन। डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो दोस्तों संवहनी संबंधी तंत्र जो है ये तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण। संवहन की बात करें दोस्तों तो संवहन उष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण संवहन द्वारा उष्मा का लेन देन होता है। किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। ठोसों में संवहन संभव नहीं है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन उष्मा के संचरण की एक मुख्य विधि है। दोस्तों ठोसों में संवहन संभव नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब है दोस्तों सुचालक, कुचालक और उष्मारोधी के जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं वे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? तो सर्वाधिक उष्मारोधी कौन सा हो जाएगा? तो प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़, ये क्या है? सर्वाधिक उष्मारोधी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है। दो वस्तुओं के बीच उष्मा के प्रवाह में अवरोध को उष्मा अवरोधकता, थर्मल इंसुलेशन हम कहते हैं। उपयुक्त विकल्पों में प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर क्या है? ये सर्वाधिक उष्मारोधी है। सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। तो उष्मा के कुचालक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं कौन से? लेड और पारा। पीबी और एचजी जो है ये तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। कौन कौन से? लेड और पारा। लेड और पारा जो है दोस्तों ये तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा प्रतिरोधक है जो एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो ये है हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है दोस्तों ये एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों थर्मिस्टर जो है ये एक प्रकार का प्रतिरोधक हुए जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अन्य प्रकारों के प्रतिरोधों का मान ताप में परिवर्तन होने पर बहुत कम परिवर्तित होता है, जबकि थर्मिस्टर का ताप जो है बदलने पर उसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। थर्मिस्टर का प्रयोग धारा रोकने, ताप सूचक के रूप में, सेल्फ रिसेटिंग के रूप में, ओवर करंट प्रोटेक्टर के रूप में तथा स्वयं नियंत्रित हीटिंग एलिमेंट में बहुत किया जाता है। किसका उपयोग? थर्मिस्टर का उपयोग। अब देखते हैं दोस्तों किरचॉफ, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम के सारे क्वेश्चन। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? दोस्तों सौर कुकर के अंदर का रंग जो होता है ये होता है काला। क्या होता है? काला होता है। अब दोस्तों काला क्यों होता है? दोस्तों सौर कुकर या ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग कैसा होता है? तो काला होता है, जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है तथा इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की उष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। तो यही क्या है? हमारा सौर कुकर। ठीक है। देखते हैं अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त उष्मा से पूछे गए सारे क्वेश्चन। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है तो वह तापमान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गलनांक। गलनांक जो वह तापमान है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। अब क्या होता है? गलनांक के बारे में बात कर लेते हैं। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव साम्य अवस्था में होते हैं। जिस तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है उस तापमान को हम हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट उसे हम कहते हैं जब पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है उसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? दोस्तों 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति होती है गैसीय। कैसी होती है? गैसीय होती है। जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है।
257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति कैसी होगी? गैसीय होगी, क्योंकि जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, है ना। और जबकि क्वथनांक क्या होता है? 99.974 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.124 केल्विन। ये आपको सभी याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो दोस्तों वह तापमान जिस पर द्रव उबलना शुरू कर देता है ये कहलाता है हमारा क्वथनांक। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या कहलाता है? क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस ताप पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। क्वथनांक वायुदाब के साथ परिवर्तित होता है और वायुदाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। अर्थात दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ये भी आपको याद रखना है, यदि दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का क्वथनांक बिंदु है। दोस्तों पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। था क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक। और आयतन क्या होता है? सबसे कम होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है उत्तर सी को माना था आरआरबी ने, लेकिन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं अगला, सापेक्षिक आर्द्रता और वाष्पीकरण से पूछे गए सारे क्वेश्चन। जल का वाष्पीकरण होता है। दोस्तों जल का वाष्पीकरण जो है ये समस्त तापमानों पर होता है। किस में होता है? समस्त तापमानों पर। किसी तत्व या यौगिक को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है। यह समस्त ताप पर होता है, जो कि ताप के क्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती होता है। अर्थात अधिक ताप पर अधिक अधिक होता है और कम ताप पर कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक सतही परिघटना है। तो दोस्तों वाष्पीकरण जो है यह एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण की बात करें दोस्तों तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण में यौगिक द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। जल की वाष्पीकरण की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। हर ताप पर की होती है जल की वाष्पीकरण की क्रिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण? वाष्पन के कारण। किसके कारण? वाष्पन के कारण जो है ठंडा रहता है। वाष्पीकरण या वाष्पन की बात करें दोस्तों तो वाष्पीकरण वाष्पन की प्रक्रिया के कारण मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में ठंडा हो जाता है। मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र रंध्रावकाश होते हैं, जिनसे होकर घड़े का पानी जो है वाष्पित होकर उड़ जाता है। फलस्वरूप घड़े के अंदर का तापमान कम हो जाता है। वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया गर्मी में अच्छे प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये था वाष्पीकरण वाष्पन। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन हीट उष्मा के। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों ये होगा तरंग वेव। वेव के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।